हेलो एवरीवन, मैं कुमार अनिल। आज डीएलएड के विद्यार्थियों के लिए जिस पाठ्यक्रम को बीटीसी के नाम से भी पूर्व में जाना जाता था, उसके सेकेंड सेमेस्टर की पुस्तक प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास को मैं आज से प्रारंभ कर रहा हूं। और ये जो मेरा लेक्चर है वो किसी एक कॉलेज या किसी एक संस्थान के लिए नहीं, बल्कि समस्त उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए मैं बना रहा हूं। और मैं इस पुस्तक के साथ जो और भी पुस्तकें मेरे ज्ञान के पटल पर आती हैं, उन पुस्तकों का भी मैं ऑडियो वीडियो आपको लगातार देता जाऊंगा। और आज मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातें यह बता देना चाहता हूं कि चूंकि बीटीसी अथवा डीएलएड का जो आपका पेपर होता है, उसमें केवल 3 तरह के प्रश्नों के उत्तर ही आपसे मांगे जाते हैं, जिसमें अति लघु, लघु और बहुविकल्प। तो बहुविकल्पों की तो यहाँ कोई चर्चा नहीं है, और अति लघु और लघु के संदर्भ में मैं इस टॉपिक विशेष में जितना कुछ बोलूँगा उतना आपके लिए पर्याप्त होगा। आप केवल इसे सुनते जाइए, समझते जाइए। देखिए, आप सब लोग प्रशिक्षित स्नातक के छात्र हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं, तो आप सब लोगों को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आपको जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का जो भी शीर्षक है, उस शीर्षक को ठीक से समझेंगे और जानेंगे, तभी आप उसे बेहतर कर पाएंगे। तो आप लोगों को केवल शीर्षक ठीक समझने पर ही आप बहुत कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी इस पुस्तक के शीर्षक के संदर्भ में शुरुआत करता हूं। देखिए, इस पुस्तक का जो शीर्षक है वो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के रूप में है। तो इस शीर्षक के माध्यम से पता चला कि हम सब लोग प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में जो नवीन प्रयास हो रहे हैं, उन प्रयासों की चर्चा करेंगे। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा हम किसे कहते हैं। तो जब हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं, तो प्रारंभिक शिक्षा सामान्य तौर पर हम इस बात से समझते हैं कि जो शुरुआत की शिक्षा होती है, यानी कि बच्चे के पहले कक्षा के प्रवेश की शिक्षा होती है, उसे हम प्रारंभिक शिक्षा के रूप में जानते और मानते हैं। अब इस शिक्षा के सार्वभौमिकरण का जो विषय है, अब देखिए, सार्वभौमिकरण शब्द को आपको ठीक से समझना पड़ेगा। सार्वभौमिकरण का मतलब होता है जो समस्त भूभाग पर एक तरह से एक व्यवस्था के अंदर केंद्रित हो, यानी कि हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो समस्त दुनिया के साथ तालमेल करने में सक्षम हो। तो सार्वभौमिकरण के संदर्भ में आप ये कह सकते हैं कि भारत का जो बच्चा है, वो बच्चा भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, पेरिस, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि देशों में जाता है। तो जब वो जाता है तो उसकी अगर प्रारंभिक शिक्षा सार्वभौमिकरण को पकड़े हुए होगी, तो निश्चित रूप से वह उन देशों में भी जाकर एक अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर या जिस भी पद प्रतिष्ठा को धारण करेगा। तो शुरुआत से अगर उसकी अच्छी शिक्षा मिली है, तो वह दुनिया के बच्चों के साथ तालमेल कर पाएगा। इसी तालमेल के लिए यह शब्द दिया गया सार्वभौमिकरण, यानी कि बच्चे का जो प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए वह दुनिया के अन्य बच्चों की तरह ही होना चाहिए, जिससे उसकी गुणवत्ता और क्वालिटी में किसी प्रकार का कोई अंतर ना आए। अब दूसरा है संवैधानिक प्रावधान। अब देखिए, सार्वभौमिकरण के लिए मतलब कि इस व्यवस्था को बनाने के लिए क्या भारत के जो संवैधानिक प्रावधान हैं वो क्या क्या हैं, यानी कि भारत का संविधान दुनिया की शिक्षा से तालमेल करने के लिए अपने देश में किन प्रावधानों को जोड़ता है, जिससे बच्चे उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करके दुनिया के साथ तालमेल कर लें। तो इस टॉपिक में आपको संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा की जाएगी कि हमारे देश का संविधान भारत के बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में कौन से महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जिससे भारत के बच्चे दुनिया के साथ तालमेल करने में सक्षम हो पाएंगे। और इसकी जो प्रतिबद्धता है, यानी प्रतिबद्धता का मतलब जो कमिटमेंट है भारत के संविधान का, भारत के बच्चों को बेहतर करने का, उसकी प्रतिबद्धता कैसी है, उसको हम इस टॉपिक में बताएंगे। तो देखिए, एक बात मैंने आपको सार्वभौमिकता बताई, संवैधानिक प्रावधान बताए, तो फिलहाल इस ऑडियो में आप केवल इन शब्दों को ठीक से समझ पाए, इतना के लिए ही थैंक यू सो मच। और इसके आगे ऑडियो जारी रहेगा, वीडियो जारी होंगे, और उन वीडियोस को आप पढ़ के अपने विषय की तैयारी को सघन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।